ओके, तो इस मूवी की थीम कुछ ऐसी है। एक राइटर होता है जो कि अपनी नॉवल लिख रहा होता है और साथ ही उसे वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा होता है। बट वो जो कुछ भी अपने नॉवल में लिखता है वो एक रियल लाइफ बिजनेसमैन के साथ होने लग जाती है नेगेटिवली। इसलिए वो बिजनेसमैन इस राइटर को मरवाना चाहता है इससे पहले कि वो उस नॉवल को फिनिश कर सके, जो कि अगले 3 दिन में हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और अगर मैंने इसे 2 पार्ट में स्प्लिट किया तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अननोन सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम होता है टैंजरीन। अभी स्टार्टिंग में हमें उसका चेहरा नहीं दिखता बट आगे जाके जरूर दिखेगा। इस पर्सन का नाम होता है ग्वानिंग, जो कि एक फोर्स शील्ड की ओर देख रहा होता है जो कि इसे आगे बढ़ने से रोक रही होती है। अब यहाँ से कहानी 6 साल आगे बढ़ती है और वो पर्सन अभी भी अपनी बेटी टैंजरीन को ढूंढ रहा होता है और वो उसी रास्ते में आ रही एक वैन को देखकर उस पर पत्थरों से हमला करने लग जाता है। ये वैन एक गिरोह का होता है जो कि बच्चों को किडनैप किया करते हैं और ग्वानिंग को लगता है कि इन्हीं ने उसकी बेटी को किडनैप करके रखा है और इतने लंबे वक्त से वो इन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। वो उस पहाड़ से नीचे उतरता है और उस पर्सन को डंडे से मारने लग जाता है और उससे एक ही चीज पूछ रहा होता है कि उसकी बेटी कहाँ है। अब इतने ही देर में उसका दूसरा साथी भी आ जाता है और वो ग्वानिंग के सर पर एक लोहे से हमला करते हैं और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब ग्वान होश में आता है तो वो उस वैन को ओपन करता है जिसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं और सबको अलग अलग पिंजरों में बंद करके रखा गया होता है। वो उस पिंजरे में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और जब वो नहीं मिलती तो वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पर आती है तो वो उसे किडनैपर समझकर अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। एक तरफ जहाँ पर रियल लाइफ कहानी चल रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ नॉवल की स्टोरी भी चल रही होती है और जब भी ग्वानिंग सोता है या बेहोश होता है तो वो उस नॉवल का एक कैरेक्टर बन जाता है और यहाँ पर वो अपनी बेटी टैंजरीन को उसी शहर में देखता है जो कि एक तरह के माया जाल में बंधी हुई होती है। जब ग्वानिंग होश में आता है तो वो खुद को एक पुलिस की कार में पाता है और पुलिस के हाथ में टैंजरीन की फोटो देखकर उसे छीनने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच में काफी झड़प होती है। और जब एक और पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है तो ग्वानिंग के पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता। यहीं पर वो एक और कार को देखता है जो कि ग्वानिंग को रेस्क्यू करने के लिए आई होती है और ग्वानिंग वहां से भागकर सीधा उसकी कार में चला जाता है। इस लेडी का नाम होता है ट्यूलिंग और इसे उसी बिजनेसमैन ने भेजा होता है ताकि वो ग्वान को उसके पास ला सके। ग्वानिंग इस लेडी के बारे में कुछ भी नहीं जानता इसलिए वो उसके बारे में पूछता है बट ट्यूलिंग उसे उसके बारे में बताना शुरू करती है, लाइक उसका एड्रेस, बैकग्राउंड हिस्ट्री एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी वो सोता है तो वो एक अननोन जगह पर एक कम्प्लीटली अलग तरह के शहर में चला जाता है और इस बात को कोई और नहीं जानता था एक्सेप्ट ग्वानिंग। इसलिए वो इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। ट्यूलिंग उसे कहती है कि बाहर तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है और अगर एक बार उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले और अगर वहीं तुम हमारे साथ चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ। ग्वानिंग अपनी बेटी को 6 साल से ढूंढ रहा होता है और वो इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता। अब यहाँ से एक बिजनेस सेमिनार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन अपनी आने वाली इन्वेंशन, अपनी आने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है और ये वही बिजनेसमैन होता है जिसने ग्वानिंग को लाने के लिए भेजा था। ट्यूलिंग ग्वानिंग को कई सारी लड़कियों की फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि अपनी बेटी को पहचाने बट 6 साल बीत जाने के बाद ग्वानिंग को अपनी बेटी का चेहरा याद नहीं होता और थोड़ी ही देर में उस राइटर की, उस नॉवेलिस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होना शुरू हो जाती है और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाकर जंगलों से होता हुआ भाग रहा होता है और उसके पीछे पड़े होते हैं बहुत ही खतरनाक ब्लैक समुराई जो कि पेड़ों को एक ही झटके में काट डालते हैं, एक ही बार में काट डालते हैं। इस लड़के का नाम होता है जिंग फे जो कि भागते हुए एक डेड एंड पर चला जाता है और एक तरफ होती है मौत और एक तरफ होती है गहरी खाई और इसकी जान बचाने के लिए इसकी सिस्टर वहां पर आती है जो कि उसे वेस्ट में जाने के लिए कहती है और उसे उस नदी में ढकेल देती है। इस लड़की और उन ब्लैक समुराई के बीच में जबरदस्त फाइटिंग होती है जिसमें वो उन सभी ब्लैक समुराई को मार डालती है बट उस ब्लैक समुराई का लीडर इसे मार डालता है
जिंग फे अपने सिस्टर की हेल्प करने के लिए वापस वहाँ पर आता है, बट इट वॉज टू लेट क्योंकि उसकी सिस्टर अब मर चुकी थी। वो ब्लैक समुराई उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो उसे आसानी से मार सके, बट जिंग फे इतना भी बेवकूफ नहीं होता और वो उसके पीठ में धंसे तलवार को निकालकर उसी पर तान देता है। वो ब्लैक समुराई उसे एक सिंबल दिखाता है कि अगर उसने उसे मारने की कोशिश की या इवन उसे मारने का सोचा भी तो रेडमैन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बट जिंग फे उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे मार डालता है। और इस समुराई के मरते ही वो बिजनेसमैन बेहोश होकर गिर जाता है। ये रेडमैन और इस बिजनेसमैन के बीच में कुछ तो कनेक्शन होता है और ये रेडमैन कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अब नॉवेल में कहानी आगे बढ़ती है और उस समुराई के मरने के बाद जिंग फे अपनी सिस्टर को श्रद्धांजलि देता है और आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे किसी की आवाज आती है। जिंग फे ने यह कसम खाई होती है कि वो उस रेडमैन को मार देगा और वो आवाज उससे यही पूछ रही होती है कि क्या वो सच में ये काम कर पाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि उस ब्लैक समुराई का पूरा शरीर एकदम सूख गया होता है, मानो कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो, और साथ ही वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान जिंदा नहीं होता जो कि बात कर सके। जिंग फे जब पीछे मुड़कर देखता है तो उस समुराई का आर्मर उससे अलग हो जाता है और वो तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसके पूरे बॉडी पर जाकर लिपट जाता है। ये सीन काफी कूल होता है जो कि व्यूअर्स को वैनम मूवी की याद दिलाती है। और ये आर्मर एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि अपने होस्ट की ब्लड पर जिंदा रहता है। एंड सिंस कि वो ब्लैक समुराई अब मर गया है, वो जिंग फे को अपना नया होस्ट बनाता है। इस आर्मर की अपनी स्पेशल एबिलिटीज होती है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना जानना काफी है कि ये आर्मर देख सकती है और ये बात भी कर सकती है, जो कि जिंग फे को रेडमैन तक लेके जाएगी। अब लाइव स्ट्रीमिंग के खत्म होते ही कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हीवीयू वही बिजनेसमैन ट्यूलिंग से आगे की कहानी के बारे में पूछता है और जब वो बताती है कि जिंग फे रेडमैन को मारने के लिए निकला है तो वो काफी गुस्सा करता है। एक दूसरे चेंबर में ग्वानिंग बैठा होता है जिसे ट्यूलिंग उस नॉवेलिस्ट को मारने के लिए कहती है यूजिंग हिज स्पेशल एबिलिटीज। ग्वानिंग किसी भी टारगेट को यूजिंग स्टोन खत्म कर सकता है और इसी तरीके से उसने उस वैन को निशाना बनाया था। अब यहाँ पर इन लोगों ने सभी तरीके के तरीके आजमा लिए होते हैं उस राइटर को रोकने के लिए, पर इन सब के बावजूद भी वो उस नॉवेल को बंद नहीं करता। यहाँ तक कि उसने उस नॉवेल को 3 दिन में खत्म करने का ऐलान तक कर दिया होता है विद द एंड ऑफ रेडमैन। मतलब कि अगर रेडमैन मरा तो ये बिजनेसमैन भी मर जाएगा और इसी डर से वो ग्वानिंग को उसे मारने के लिए भेजते हैं विद इन 3 डेज। उसके बाद वो उसकी बेटी तक उसे ले जाएंगे। अब अगले दिन फिर से लाइव स्ट्रीमिंग होती है और जिंग फे उसी रेडमैन को मारने के लिए उसके शहर में पहुंच जाता है और वहीं ग्वानिंग इस राइटर को मारने के लिए इसके शहर में। इस राइटर का नाम होता है कॉन्गवेन, जो कि 30 साल का होता है और इसके पास ना ही घर होते हैं, ना ही इसकी शादी हुई होती है और ना ही इसके पास कोई इनकम सोर्स होता है। ले देखिए इसके पास कुछ भी नहीं होता। ग्वानिंग जब इसे मारने जाता है तो इसे कई घंटों तक ऑब्जर्व करता है टू गेन सम इंफॉर्मेशन और उसका पीछा करते करते वो एक लाइब्रेरी में एंटर करता है। अब इतने घंटों में तो कोई भी ये बता देगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कॉन्गवेन भी उससे सीधा यही पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर उस लाइब्रेरी में एक केयर टेकर होता है, इसलिए ग्वानिंग उसे वहां पर नहीं मार सकता, इसलिए वो खुद को उसका फैन बताता है और वो फैन वाली बात सुनकर कॉन्गवेन काफी एक्साइटेड हो जाता है और उससे ढेर सारी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उसका फेवरेट नॉवेल कौन सा है, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और बहुत सारी चीजें। इन दोनों की बातें सुन रही होती है ट्यूलिंग और वो ग्वानिंग को फोन करती है और उससे बातें करने से मना करती है और सीधा डायरेक्टली उसे मारने को कहती है और इतने में ही कॉन्गवेन वहां से कट लेता है विदाउट सेइंग एनीथिंग। ग्वानिंग उसका फिर से पीछा करने लग जाता है। आफ्टर ऑल उसने उसे मारना जो है, और जब वो फिर से उससे बातें करने लग जाता है तो वो बिजनेसमैन इन दोनों को मारने के लिए एक और पर्सन को भेजता है जो कि इन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। जब ग्वानिंग उस ड्राइवर पर गुस्सा करता है तो वो ड्राइवर पुलिस को कॉल करने की बात कहता है एंड बीइंग द फैक्ट कि ग्वानिंग पुलिस से बच रहा होता है वो वहां से भाग जाता है लीविंग हिज डायरी बिहाइंड। इस डायरी में ग्वानिंग ने अपने सभी सपनों के बारे में लिखा होता है कि जब वो सोता है तो वो कौन से शहर में किस तरह के लोगों से मिलता है
और कहानी एक बार यहाँ से फिर से उस नॉवल के साथ स्विच करती है और जिंग फे खुद को एक बहुत ही बड़े जलसे में पाता है, एक एंडलेस बहुत ही बड़ा जलसा, जैसे कि पूरे देश की आबादी उस जुलूस में पार्ट लेने के लिए आई हो, उस कार्निवल में पार्ट लेने के लिए आई हो। जिंग फे एक पर्सन से उस कार्निवल के बारे में पूछता है कि वो किसके लिए किए जा रहा है, कौन है वो पर्सन जिसको खुश करने के लिए इतना बड़ा जलसा किया जा रहा है, और वो आदमी रिप्लाई करता है हमारे भगवान रेडमैन के लिए। जिंग फे जब उस कार्निवल के साथ साथ आगे बढ़ता है तो उसे रेडमैन की एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही विशाल मूर्ति, एक स्टैचू दिखाई देती है और ये दिखने में एक राक्षस जैसी होती है जिसके 4 हाथ होते हैं और ये सब उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं, अपनी जीत की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और जल्दी ही ये कार्निवल एक भयंकर युद्ध में बदल जाता है। जितने भी लोग इस कार्निवल में आए होते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, इवन की बुजुर्ग महिलाएं भी एक डिस्ट्रिक्ट पर अटैक करने के लिए आए होते हैं अपने गॉड रेडमैन के कहने पर। और यहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी आबादी को खत्म कर देते हैं। इन लोगों में से भी हजारों लोगों की जानें जाती हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन ना तो इन्हें अपनों के खोने का गम होता है और ना ही दर्द का एहसास। और जब उस डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग मर जाते हैं तो ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं और वहीं कुछ लोग उस शहर में एंटर करते हैं लूटपाट करने के लिए। उनको फॉलो करते करते जिंग फे भी उनके साथ जाता है और उस शहर में एंटर करता है, उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है। और जिंग फे को ये समझ में ही नहीं आता कि लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि पूरे शहर की आबादी को वो मार डालें। जिस पर वो आर्मर हंसने लग जाता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। कुछ देर बाद रेडमैन के स्पेशल सैनिक वहाँ पर आते हैं और एक बिगुल बजाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये बिगुल एक तरह का संदेश होता है जिसे सुनकर ये सब डर जाते हैं और वो शहर को छोड़कर भाग जाते हैं। और जिंग फे उस सैनिकों को देखने के लिए उनके पीछे जाता है। अब यहाँ से कहानी फिर से स्विच करती है और ग्वानिंग अपने सपने में इन्हीं सैनिकों को देख रहा होता है और जब वो होश में आता है तो कुछ बातों को लेकर उसकी बहस ट्यूलिंग से हो जाती है और ट्यूलिंग उसकी जमकर धुलाई करती है। और कुछ देर बाद रिसेप्शन से इन्हें कॉल आती है कि कॉगवेन नाम का एक पर्सन ग्वानिंग से मिलने आया है और यहाँ पर कॉगवेन ग्वानिंग को उसका डायरी लौटाता है। कॉगवेन उसे बताता है कि उसकी डायरी की मदद से उसने कल रात दमदार लिखाई की और वो उसे अपने नॉवल के बारे में बताने लगता है। और चलते चलते ये एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कॉगवेन को फिर से एक आइडिया आता है और वो उसकी डायरी में फिर से लिखना शुरू कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वानिंग उसे पत्थरों से मारने लग जाता है, जिससे कॉगवेन बेहोश हो जाता है और ग्वान को किसी बच्चे की गाने की आवाज आती है जो कि उसकी बेटी गाया करती थी। और जब वो उसका पीछा करते करते हुए जाता है तो वो उन किडनैपर्स के गिरोह को देखता है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था और इनके बीच में काफी फाइट होती है जिससे ग्वानिंग के माथे पर चोट आती है और वो किडनैपर उसे बताता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। और ट्यूलिंग जब वहाँ पर आती है तो वो किडनैपर्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनके बीच में काफी बहस होती है कि उसने उसे झूठ बोला और वो उस किडनैपर्स को उसे सौंपने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे मार सके एंड इन रिटर्न ग्वानिंग उस राइटर कॉगवेन को मार देगा। अब यहाँ पर होता यह है कि कॉगवेन अधमरी हालत में भी उस नॉवल को लिख रहा होता है और कहानी फिर से फ्लक्चुएट करती है और उसी जगह का सीन दिखाया जाता है। और जब कोई भी हलचल नहीं होती और शहर एकदम सन्नाटे से भर जाता है तब एक लड़की अपने भाई की बॉडी को घसीटते हुए बाहर लाती है और जिंग फे को देखकर चौंक जाती है। जिंग फे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उस लड़की का भरोसा जीतते हुए वो उसके भाई की बॉडी को श्रद्धांजलि देता है। इस लड़की का नाम होता है टैंजरीन, जो कि जिंग फे को इन सब के बारे में बताती है। कई सालों पहले इस एम्पायर के 2 कमांडर हुआ करते थे, एक का नाम था रेडमैन और एक का नाम था जुइतियान। जुइतियान जब युद्ध पर गया तो राजा बीमार हो गया और रेडमैन ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और राजा के सभी खास सलाहकारों को एक एक करके मरवा दिया। और जब जुइतियान को इसके बारे में पता चली तो उसने रेडमैन के खिलाफ जंग छेड़ दी। रेडमैन ने जुइतियान को मार दिया और सभी 18 डिस्ट्रिक्ट को आपस में लड़वा दिया और रेडमैन को मारने वाले लोग जुइतियान के सभी डिस्ट्रिक्ट को तबाह करने लग गए। जब टैंजरीन अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्लूट बजाने लगती है तो इस फ्लूट की आवाज को रेडमैन का एक सैनिक सुन लेता है और जल्दी ही टैंजरीन को अपनी गलती का एहसास होता है
कि उन्हें सूरज के ढलने के बाद वहां पर नहीं रुकना चाहिए था। और वो रेडमैन का सैनिक एक बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ी लेकर इनके ठीक सामने खड़ा होता है, जो कि इन्हें मारने के लिए पूरे शहर में पागलों की तरह दौड़ाता है। एक जगह पर जाकर जिंग फई इस सोल्जर के सर पर वार भी करता है, पर पता नहीं ये किस डेमोनिक पावर से बने हुए होते हैं, उसे कुछ भी नहीं होता, पर उसके अंदर एक आदमी जरूर होता है। अब वही सोल्जर एक कुल्हाड़ी लेकर जिंग फई पर अटैक करता है, बट टैंजरीन की आवाज सुनकर वो रुक जाता है, जैसे कि वो उसके कमांड को, उसके बातों को टाल नहीं सकता। जब वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ जाने लगता है तब तक सूरज ढल चुका होता है और वो सोल्जर किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता और एक स्टैचू की तरह वो एक ही जगह पर जाके रुक जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर ये वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और टैंजरीन के घर पहुंचते हैं, जहां पर कोई भी नहीं होता। और तभी वहां पर लुटेरे उस घर को घेर लेते हैं और एक बार फिर से कहानी स्विच करती है। ग्वानिंग कॉगवेन को मारने आया होता है और कॉगवेन उसे अपनी पिछली घटना के बारे में बताता है कि कैसे एक पागल आदमी उस पर पत्थरों से हमला कर रहा था, पर इसके बावजूद भी कैसे वो अपनी नॉवल को लिख रहा था। और वहीं ग्वानिंग सही मौके की तलाश में होता है कि कैसे वो उसे धक्का मारकर उस छत से गिरा दे और उसका काम तमाम कर सके। बट जैसे ही वो उसे टैंजरीन के बारे में बताता है, ग्वानिंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसकी बातों को और भी सीरियसली सुनने लगता है। और कॉगवेन उसे एक नए कैरेक्टर के बारे में बताता है, उसी आर्मर सूट वाले पर्सन के बारे में, कि उसके सर पर जिंग फई अटैक करता है, फिर उसके माथे पर एक घाव बन जाता है और वही सेम घाव इस ग्वानिंग के माथे पर होता है। कॉगवेन अपने नॉवल के बारे में बताते बताते इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसका पैर फिसल जाता है, बट ग्वानिंग उसे पकड़ लेता है, क्योंकि अगर उसकी बेटी को कोई वापस ला सकता है, कोई वापस उस नॉवल से निकाल सकता है, तो वो वही राइटर है। ट्यूलिंग इन दोनों की बात सुन रही होती है और ग्वानिंग उसे कहता है कि अब वो उसे मारेगा नहीं बल्कि बचाएगा। और यहाँ से ये एक लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि ये आगे की कहानी को फिनिश कर सके। और वही ट्यूलिंग इन दोनों को मारने के लिए इनके पीछे पीछे उसी जगह पर जाती है, बट कॉगवेन की स्टोरी सुनकर वो वापस लौट जाती है। कॉगवेन के पेरेंट्स उसके बॉस उसी बिजनेसमैन के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, जिसे उसी बिजनेसमैन ने अपनी लालच के लिए मरवा दिया होता है। और कॉगवेन की स्टोरी सुनकर ट्यूलिंग को उस पर सिंपैथी होती है और वो ये काम छोड़ देती है और कॉगवेन को प्रोटेक्ट करने का मन बना लेती है। और कॉगवेन जब अपनी नॉवल को फिर से लिखना शुरू करता है तो कहानी फिर से एक बार स्विच करती है, जहां पर सभी लुटेरे उस घर में कीमती सामान को चुराने के लिए अंदर घुस जाते हैं। और जब कुछ भी खास नहीं मिलता तो वो टैंजरीन और जिंग फई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अपने होश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आर्मर एक अमेजिंग समुराई, एक लिविंग फाइटिंग आर्मर में बदल जाता है। और यहाँ पर जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलती है और वो आर्मर सभी को गाजर मूली की तरह काट डालता है। एक तरह से यहाँ पर खून की नदियाँ बहती हैं। इस आर्मर में जिंग फई का इतना खून एब्जॉर्ब किया हुआ होता है कि वो उसके आदेश को टाल नहीं सकता। और अब यहाँ से वो रेडमैन की उसी जगह पर जाते हैं, उसी एम्पायर की कैपिटल में। और जैसे ही वो उस जगह का दरवाजा ओपन करते हैं तो यहाँ पर हजारों रेडमैन के रेड सूट वाले सोल्जर होते हैं, जो कि एक तरह से इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और जिंग फई उनको ढकेलते हुए आगे बढ़ता है और इनके हर कदम के साथ साथ इन्हें नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि धीरे धीरे और भी तेज होती जाती है। और एक बड़े से हॉल में जाके जिंग फई रेडमैन को आवाज लगाने लगता है और उसे सामने आने के लिए कहता है, उसे सामने आने के लिए आह्वान करता है। और टैंजरीन का ध्यान एक विशाल मूर्ति की ओर जाती है और उस नगाड़े की आवाज बंद। कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो इन दोनों को मारने के लिए वो बिजनेसमैन कुछ और लोगों को यहाँ पर भेजता है, जिसे रोकने के लिए, जिसे मारने के लिए ग्वानिंग नीचे आता है और इनके बीच में काफी फाइटिंग होती है। और उन दोनों के हार जाने के बाद नॉवल फिर से स्विच करती है और वो विशाल मूर्ति हिलने लगती है। और यही रेडमैन होती है, जो कि इतने सालों से एक ही जगह पर रहने की वजह से एक तरह से मूर्ति सा बन गया होता है। रेडमैन जिंग फई को पहचान लेता है और उसे ज़ुइतियान का बेटा कहता है, उसे अपने पार्टनर का बेटा कहता है, जिसे खुद उसने मारा था। और वो जिंग फई को अपने पीछे आने के लिए कहता है ताकि वो ज़ुइतियान की कब्र दिखा सके, उसे उसके डैड की कब्र दिखा सके। और टैंजरीन और जिंग फई उसके पीछे पीछे एक विशाल पेड़ की ओर जाते हैं।
रेडमैन ने ज़ेथियान को उसी पेड़ के नीचे दफनाया हुआ होता है और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कह के तारीफ करने लगता है, और ये भी कि उसने किस तरह से उसे मारा और वो किस तरह से उसके बेटे को अब मारेगा। वो आर्मर और जिंगफेई अलग अलग होकर रेडमैन पर अटैक करने लगते हैं, बट वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी काफी फुर्ती से इनके अटैक को डॉज करने लग जाता है। और वहीं जिंगफेई के अटैक का तो इस पर जैसे कोई असर ही नहीं होता, बट वो आर्मर काफी जबरदस्त अटैक करता है और अपनी तलवार की मदद से वो उसका मुकुट तक काट डालता है। जब रेडमैन जिंगफेई पर अटैक करता है तो वो आर्मर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, बट इट वाज नॉट इनफ क्योंकि रेडमैन के 4 हाथ होते हैं और वो दूसरे हाथ से जिंगफेई को पकड़ लेता है। वो आर्मर जिंगफेई को बचाने के लिए अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो जिंगफेई को तो छोड़ देता है, बट वो रेडमैन उस आर्मर को मच्छर की तरह मसल डालता है, आटे की तरह पीस देता है। अब यहाँ पर बच जाता है जिंगफेई, जिसे रेडमैन टॉर्चर करने लगता है, और इसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है टैंजरीन और वो वहीं बांसुरी को बजाने लग जाती है। रेडमैन एक तरह से उस बांसुरी की आवाज से इरिटेटेड होता है और वो उसे बंद करने के लिए कहता है। टैंजरीन कहती है कि उसके डैड उस बांसुरी की आवाज को सुनकर जरूर आएंगे, और वो उस फ्लूट को बजाती रहती है, जिससे वो और भी इरिटेटेड हो जाता है और उसे अपने पेट के अंदर खींच लेता है। अब राइटर इतना ही लिख पाया होता है कि एक और पर्सन उस पर अटैक करता है और कॉगवेन को अधमरी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब बिना कॉगवेन के कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी तो टैंजरीन वहां से निकल नहीं सकती। यहाँ पर कॉगवेन को मिलने के लिए वो बिजनेसमैन भी आता है, जो कि कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ कमजोर होता जा रहा होता है, और वो ग्वानिंग से उस लैपटॉप को छीनने की कोशिश करता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके, बट क्यूलिंग उसे ऐसा करने नहीं देती और वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब यहाँ पर कहानी ग्वानिंग लिखना शुरू करता है और वो खुद को एक रेड आर्मर सोल्जर में बदलकर उस कहानी में लाता है, उस नॉवल में एंटर करवाता है विद अ मशीन गन, और यहाँ पर धमाकेदार फाइटिंग होती है। सिंस की ये कहानी ग्वानिंग लिख रहा होता है, वो अपने कैरेक्टर को सुपर पावरफुल बना देता है, जिससे रेडमैन का अटैक उस पर कुछ खास डैमेज नहीं कर पाता, और वहीं ये उस रेडमैन को मार मार के बुरी तरह से कमजोर कर देते हैं और आखिर में उसके माथे पर गड़े तलवार से उसी को चीर देते हैं एंड देन सेव टैंजरीन। ग्वानिंग इस नॉवल के जरिए टैंजरीन और जिंगफेई को स्टोरी से बाहर लाता है और स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। एक चीज जो मुझे इस मूवी के बारे में अच्छी नहीं लगी वो है फ्लक्चुएशन। एक और जहाँ पर ये नॉवल की स्टोरी काफी अच्छी है, काफी दमदार है, वहीं ये जिस तरह से स्विच करती है, जितनी बार ये स्विच करती है, इस मूवी को वो उतनी ही ज्यादा इरिटेटिंग बना देती है। If you enjoyed this story then do subscribe my channel। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। Till then, see ya।